नमस्कार। महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके होस्ट पल्लवी। सी बिजनेस का ये शो खास आप महिला व्यूअर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या किसी भी डेट विकल्प को तलाश रही हैं तो हमारे एक्सपर्ट से जानकारी ले सकती हैं। इस शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप ईमेल कर सकती हैं हमें SHE@Zeenetwork.com पर। साथ ही SMS कर सकती हैं घर बैठे। शी हमारा कोड लिखना होगा, अपना नाम लिखना होगा, अपने शहर का नाम लिख के आप 57575 पर अपना सवाल भेज सकती हैं। चलिए कुछ और यहाँ पर सवालों को हम शामिल करेंगे। कुछ सवाल ईमेल के जरिए भी हमने शामिल किए हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए जल्दी हमारे साथ बलवंत जैन जी भी जुड़ जाएंगे। पहला सवाल ईमेल के जरिए हम शामिल करते हैं। तरीका हमने आपको बताया है। इस हफ्ते जो भी आप सवाल हमें भेजेंगे वो अगले हफ्ते हम उसको पार्टिसिपेट करने की, उसको शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला सवाल हम पढ़ते हैं, ईमेल के जरिए है। ये किरण का सवाल है। किरण बालिया ने उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि IT रिटर्न पर ये जानकारी लेना चाहती हैं। अपने बारे में जो इन्होंने डिटेल्स दी हैं वो ये है कि मैं हाउसवाइफ हूँ और करीब ब्याज और किराए से लगभग सालाना इनको यानी कुछ रेंटल इनकम है, साथ ही कुछ इनको इंटरेस्ट मिलते हैं जिस पे करीब 1.5 लाख रुपये कमा लेती हैं। जानना ही चाहती हैं कि इनकम टैक्स क्या इनके लिए रिटर्न भरना जरूरी होगा। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अपनापैसा.com के CFO बलवंत जैन जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और बलवंत जी, जैसे आपकी एक्सपर्टीज भी रही है टैक्स को लेके, कई बार हम शामिल भी करते हैं टैक्स से जुड़े हुए सवाल। इसी तरह का एक सवाल इस बार है। किरण का सवाल हमने अभी भी इसको पढ़ा है, आपको एक बार दोहरा सकते हैं हम कि IT रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। किरण हाउसवाइफ है लेकिन रेंटल इनकम इनकी लगभग कुछ रेंट से और कुछ इनका जो ब्याज वगैरह जो आता है टोटल ये सालाना इन्होंने मेंशन किया है कि करीब 1.5 लाख रुपये कमा लेती हैं। क्या इनके लिए ITR भरना जरूरी होगा? कट गया वापस। एक बार और हम किरण का सवाल पढ़ना चाहेंगे। इन्होंने मेंशन किया है कि इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कुछ रेंट से है, यानी कि जो उन्होंने घर अपना किराए पे दिया हुआ है, शायद कुछ दुकानें भी हैं जो किराए पर हैं, जो लगभग इनकी सालाना इनकम हो जाती है वो करीब 1,50,000 रुपये, यानी कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है 2 लाख की उससे कुछ कम है। और जैसे कि इन्होंने मेंशन किया कि हाउस वाइफ हैं, 27 इनकी उम्र है, यानी हाउस वाइफ होने की वजह से इनकी कोई ऐसे फिक्स इनकम नहीं है, लेकिन किराए से और कुछ ब्याज से इनको करीब 1.5 लाख की इनकम मिलती है। बलवंत जी, आपके पास फिर से जानना चाहेंगे कि इनके लिए यानी किरण के लिए ITR भरना कितना जरूरी होगा और फिलहाल नॉर्म्स क्या कहती हैं, किस लिमिट तक ITR कंपलसरी है? कुछ ऑनलाइन भी अगर आप बता सकें तो क्या विकल्प हैं? हेलो, हाँ बलवंत जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ सुन पा रहा हूँ मैं, बोलिए। सर, ITR की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। किरण का सवाल है कि ये हाउसवाइफ हैं, यानी कि इनकी कुछ सैलरीड इनकम नहीं है, लेकिन रेंट से और कुछ इंटरेस्ट से 1.5 लाख रुपए ये कमाती हैं। ऐसे में इनके लिए ITR कितना जरूरी है भरना? देखिए पल्लवी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे देता हूँ। और जहाँ तक सवाल प्रश्न अपना उनका किरण का है कि उनकी इनकम 1.5 लाख रुपए के आसपास है, तो उनको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना जरूरी है या नहीं, तो जो इनकम टैक्स के प्रावधान है उसके हिसाब से जब तक आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है अगर वो टैक्सेबल इनकम लिमिट से कम है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। परंतु चूंकि जैसे आप बता रहे कि उनको इंटरेस्ट की इनकम वगैरह होती है, तो जो इंटरेस्ट का पेयर है उसको आपको आपका पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर आप पैन नंबर अपना नहीं देंगे तो जो इंटरेस्ट पे करता है, जैसे बैंक FD वगैरह पे है, तो वो 20% के हिसाब से TDS काट लेगा। तो आपको कम से कम जो फॉर्म 15G है जो भी देना है तो उसके लिए भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा जी। तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पैन। शुक्रिया बलवंत जी। और एक और सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे। श्वेता है उड़ीसा से हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार श्वेता जी, पूछिए क्या सवाल है? श्वेता, आप सुन पा रही हैं? हाँ श्वेता, बताइए क्या सवाल है। एक्सपर्ट आपका सवाल सुन रहे हैं, पूछिए उनसे क्या पूछना चाह रही हैं। मेरा सवाल ये कि 10 साल में 25 लाख कैसे जोड़ें? अपने बारे में कुछ बता पाएंगी श्वेता? आप क्या उम्र है? और मैं हाउस वाइफ हूँ जी। हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। टीवी का वॉल्यूम आप म्यूट कर दिए। सीधे बलवंत जी आपके पास चलते हैं। 10 साल का इन्होंने एक लक्ष्य रखा है और काफी क्लियर है, यानी कि एक क्लियर गोल के साथ ये आगे बढ़ना चाह रही हैं। 25 लाख रुपए कमाना चाहती हैं 10 साल के अंतराल में।
आपको लगता है कि अचीवेबल टारगेट है? साथ ही रिटर्न्स की अगर बात करें, म्यूचुअल फंड में कुछ फिक्स नहीं होता है, तो क्या इनको कुछ मिक्स्ड आप एक सजेस्ट करेंगे? पोर्टफोलियो किस तरह से बनाएं, कितना हिस्सा इक्विटी में रखें, कितना डेट में रखें? अगर इनकी एज की बात करें तो 33 ईयर्स जैसे इन्होंने अपनी उम्र बताई है, इनकी एज को देखते हुए इनके लक्ष्य को पहुंचने के लिए कैसे आगे बढ़ना होगा? पल्लवी, जो जैसा मैं सुन पाया हूं कि उनको 10 साल बाद में 25 लाख रुपया चाहिए, तो अगर 8% अगर इन्फ्लेशन अपन गिने तो आज की तारीख में 11.5 लाख रुपए के आसपास होता है। तो या तो वो 11.5 लाख एक मुश्त जमा कर सकती है, और अगर उनको मंथली जमा कराना है तो उनको करीब करीब 10,500 रुपया जमा कराना पड़ेगा। उसमें से मेरा सुझाव रहेगा कि चूंकि उनका पीरियड 10 साल है तो 10 साल में वो इक्विटी के म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो 90% इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाले और 10% डेट फंड में डालें या पीपीएफ में डालें। और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए हम लोग जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस का जो ब्लू चिप फंड है और फ्रैंकलिन इंडिया का ब्लू चिप फंड है, उसमें आप आधा आधा अमाउंट डिवाइड कर सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको 90% इन दोनों में 50-50% करें, और 10% आप या चाहे तो पीपीएफ में डाल सकती है हर महीने, या फिर कोई भी डेट फंड वगैरह में भी डाल सकती है। यानी कि आप जो पोर्टफोलियो बनाएंगे श्वेता, वो कुछ 90% इक्विटी में और 10% डेट में होगा। डेट से यहाँ पर मतलब है आप चाहे तो बैंक एफडी भी खोल सकते हैं। पीपीएफ एक बहुत अच्छा सेफ ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसमें जो आपको मेच्योरिटी पर रकम मिलेगी वो भी टैक्स फ्री होगी। कुछ ऑप्शंस आपके सामने, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, साथ ही फ्रैंकलिन ब्लू चिप, दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरीज के फंड हैं। इक्विटी फंड्स की अगर बात कर रहे हैं, आपका नजरिया 5 साल से ज्यादा समय का है, इसलिए आपके लिए ये एक अच्छा बेहतर ऑप्शन हो सकता है लंबी अवधि में मुनाफा कमाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, अगली कॉल हमारे साथ फोन लाइन पर निवेदिता है गाजियाबाद से। नमस्कार निवेदिता, पूछिए क्या सवाल है? हाय मैम, मुझे ये पूछना था कि एक एफडी लेनी है मुझे, तो बस कंफर्म करना था कि टैक्सेस इसमें डिडक्ट होगा या क्या, मतलब टैक्सेस के बारे में पूछना था। चलिए, बैंक एफडी में निवेश करने की सोच रही हैं और इसमें कोई टैक्स यानी कि टीडीएस लगता है नहीं। बलवंत जी बताइए निवेदिता के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? ऐसा है निवेदिता जी, जो एफडी पे जो इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो 10,000 रुपया है। अगर 10,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट होता है तो बैंक आपकी जो एफडी का इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस काटेगी। और ये 10,000 कैलकुलेट करने के लिए ब्रांच पर ब्रांच लिमिट है, पूरे बैंक की एक साथ सब ब्रांच मिला के नहीं है, परंतु एक ब्रांच में आपकी जितनी भी एफडी है उसकी सबकी एक साथ में लिमिट है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि अगर 10,000 से ज़्यादा होती है तो भी आपको पैन नंबर जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो आपको 20% के हिसाब से टीडीएस कट जाएगा। और एक बात और बता दूं कि ये जो टीडीएस के जो प्रोविजंस है, वो जो आरडी अकाउंट है आपका या जो सेविंग बैंक में जो आपको इंटरेस्ट आता है उसमें कोई लिमिट नहीं है। भले 25-50 हज़ार रुपये कितना भी इंटरेस्ट आएगा तो उस पर बैंक आपके इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटेगी। जी निवेदिता, अगर आप एफडी करने की सोच रही हैं, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया 10,000 रुपए तक तो कोई टीडीएस नहीं कटता है, उसके बाद टीडीएस कटेगा। पर पैन कार्ड का जरूर याद रखें, जब आप बैंक एफडी खोलती हैं तो आपको अपना पैन कार्ड की एक कॉपी जमा करनी होगी, अदरवाइज 20% की दर से आपका टीडीएस कट जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अपना पैसा.com के CFO हैं बलवंत जी। और बलवंत जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार दर्शकों को बता दें किस तरह से शो का हिस्सा बन सकती हैं SMS या ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल ID नोट करें, she@znetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। साथ ही SMS करने का तरीका भी बेहद आसान है। SHE हमारा कोड रहेगा, उसके आगे अपना नाम लिखें, अपना सवाल लिखकर उसे 57575 पर आप भेज सकती हैं। इस हफ्ते जो भी सवाल हमें मिलेंगे उन्हें हम अगले हफ्ते के शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल एक सवाल यहाँ पर ईमेल के जरिए हमने शामिल किया है, जो इस हफ्ते का ईमेल था। अलका कामत ने गोवा से सवाल भेजा है। कुछ डिटेल्स अपने बारे में इन्होंने शेयर की हैं। 42 ईयर्स की हैं और अगले 13 साल के लिए निवेश करना चाह रही हैं। लगभग 30,000 रुपए अपनी सेविंग में से, इनफैक्ट ये सैलरीड हैं, 30,000 रुपए निवेश कर सकती हैं। यानी अगर पोर्टफोलियो बनाना हो, 13 साल का टारगेट लेके चल रही हैं। कैसे बनाऊं पोर्टफोलियो, ये आपसे जानना चाहती हैं। 13 साल के हिसाब से कैलकुलेट करें तो बलवंत जी, ये 55 साल की उम्र में ये चाहती हैं कि रिटायर हो जाएं और बाद के लिए एक अच्छी रकम इनकी बन जाए। 13 साल का नजरिया हो, यानी 10 साल से ऊपर का अगर नजरिया हो, कौन से ऐसे फंड्स हो सकते हैं जो इनके लिए सूटेबल रहेंगे? रिस्क प्रोफाइल की अगर बात करें तो उन्होंने मेंशन किया कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन कंप्लीटली रिस्क एवर्स भी नहीं हूं। ऐसे में मॉडरेट रिस्क टेकर के लिए आप कौन से फंड सजेस्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरीज?
देखिए पल्लवी, जैसे आपने बताया कि जो क्या किस में इन्वेस्ट करेंगे वो आपका रिस्क प्रोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और टेन्योर पे भी डिपेंड करेगा। आप जैसे इनका 13 साल का जो टेन्योर है, तो 13 साल का काफ़ी लंबा टेन्योर है, तो मेरा तो सुझाव रहेगा कि ये जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें। जैसे ये 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहती है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 10,000 रुपये ICICI प्रूडेंशियल का जो ब्लू चिप फंड है उसमें डाल देवे, 10,000 रुपया फ्रैंकलिन का जो फंड है उसमें डाल देवे, 7,000 रुपया IDFC का प्रीमियर इक्विटी फंड है उसमें डाल देवे, और 3,000 रुपया ये चाहे तो SBI गोल्ड फंड में डाल सकती है या अल्टरनेटिवली अपना PPF में डाल सकती है। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगी। परंतु जैसे बोल रही है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, तो अल्टरनेटिव जो प्लान है वो भी मैं बताना चाहूँगा कि वो प्योर इक्विटी की जगह बैलेंस फंड में डाल सकती है, जिसमें बैलेंस फंड में अपने आप पीरियडिकली और अपने आप जो असेट एलोकेशन है वो फिक्स हो जाता है और बैलेंस हो जाती है। तो जो बैलेंस फंड के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड है उसमें 10,000 रुपये डाल सकती है, HDFC का बैलेंस फंड है उसमें 10,000 डाल सकती है, और टाटा बैलेंस फंड है उसमें 7,000 रुपये डाल सकती है, और अगर चाहे तो प्योर इक्विटी और बैलेंस फंड का भी मिक्स डाल सकती है। पर सुझाव मेरा रहेगा कि जो रेप्यूटेड फंड हाउस है उनके स्कीम में ही इन्वेस्ट करें। जी, साथ ही बलवंत जी एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि पोर्टफोलियो बनाते समय, जैसे इन्होंने मेंशन किया, आपने प्रेफरेंस रखी कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसे में मिड कैप क्षेत्र से थोड़ा सा दूर रहें, क्या आप इसकी सलाह देंगे? साथ ही अगर गोल्ड फंड की हम बात करें, फिलहाल गोल्ड फंड थोड़े प्रेशर में दिखे क्योंकि काफ़ी रिटर्न्स भी नेगेटिव रहे हैं, ऐसे में कितना हद तक यानी कितना एक्सपोजर लें गोल्ड में? साथ ही लार्ज कैप फंड्स आपने इन्हें बताए हैं, पर मिड कैप के और गोल्ड के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपकी थोड़ी बहुत रिस्क लेने की तैयारी हो तो मिड कैप में आपको मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और चूंकि आपका टाइम हॉरिजन ज़्यादा है तो 13 साल है, तो जैसे मैंने IDFC बताया वो मिड कैप मल्टी कैप फंड है तो उसमें डाल सकती है। दूसरा जो प्रश्न था आपका गोल्ड के बारे में, तो पिछले 10 साल में गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो मेरी खुद की राय में भविष्य में बहुत कोई फैंटास्टिक रिटर्न गोल्ड पे नहीं मिलने वाले, परंतु आप भविष्य को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और जैसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हर इंडियन फैमिली में सोने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पीरियडिकली जैसे बच्चों की शादी ब्याह के लिए अगर इनको सोना इकट्ठा करना है तो वो गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकती है, परंतु बहुत बढ़िया जो रिटर्न्स है वो एक्सपेक्ट नहीं करें। मतलब जनरली जैसे गोल्ड है वो आपको इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा या इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में। जी, और साथ ही हल्का डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो आप कुछ हिस्सा करीब 10 से 15% ऐसे एक्सपर्ट की राय है आप गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हैं। साथ ही कुछ फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं जो हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए रेकमेंडेड है अगले 13 सालों के लिए अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, कुछ और सवाल यहाँ शामिल करेंगे। दीपा देहरादून से इन्होंने सवाल भेजा है, ईमेल के जरिए हमारे साथ शेयर किया है। इन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने टाटा कैपिटल से कुछ समय पहले लोन लिया था और साथ ही उस वक्त इन्होंने एक बीमा कवर भी लिया था। अब तक 1 साल का प्रीमियम भर चुकी हैं। जानना चाह रही हैं क्या उस बीमा पॉलिसी को कंटिन्यू करना जरूरी है, और साथ ही होम लोन के साथ क्या किस तरह का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है? टाटा कैपिटल से इस वक्त इन्होंने उस समय में लोन लिया था। आपकी क्या राय है बलवंत जी? आमतौर पर हम कोई बड़ा लोन लेते हैं उस वक्त, और अगर परिवार हमारी सैलरी पर डिपेंडेंट हो, ऐसे में लोन का कवर लेना एक अच्छा ही मतलब मोटिव हो सकता है इसके पीछे, लेकिन कितना कंपल्शन है इसमें और क्या ये मैंडेटरी है, क्या जरूरी है निवेशक ऐसा करें? देखिए, RBI की जो गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है, उसके हिसाब से जो लेंडर है वो फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे से ही हमारे थ्रू ही जो इंश्योरेंस लो। मेरे को लग रहा है कि इन्होंने जो टाटा फाइनेंस से होम लोन लिया है, और नॉर्मली जो होम लोन की अमाउंट कवर करने के लिए जो लेंडर है वो टर्म इंश्योरेंस सजेस्ट करते हैं। तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने वो सिंगल प्रीमियम पेमेंट किया है या ईयरली प्रीमियम पेमेंट किया है। तो जैसे और जैसा आपने पूछा कि ये एडवाइजेबल है, तो मेरे हिसाब से एकदम एसेंशियल है। जब आप होम लोन लेते हैं तो कम से कम होम लोन जितना टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लेवे कि अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट में आप नहीं रहे भविष्य में, तो कम से कम आपके जो डिपेंडेंट है, आपके फैमिली मेंबर्स है, उनको वो घर खाली नहीं करना पड़ेगा। जो टर्म इंश्योरेंस का जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स है, क्लेम प्रोसीड्स, उससे आप होम लोन का पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई जो भी व्यूअर्स है जिनके होम लोन्स है, उनको एटलीस्ट इंश्योर करना चाहिए कि होम लोन के बराबर उनका टर्म इंश्योरेंस ईयरमार्क्ड होना चाहिए। जी,
तो होम लोन की जो रकम है उसके बराबर राशि अगर आप लेंगे तो एक तरह का कवर की तरह वो एक्ट करेगा। जहां तक आपने कंपल्शन की बात की तो दीपा कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही होगा, ये बेहतर होगा आपके लिए कि अगर आप, इनफैक्ट आम जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए भी हमारे एक्सपर्ट की राय है कि अगर आप कोई होम लोन लेने की सोच रहे हैं या लिया है आपने होम लोन तो उसके बराबर का आप कवर ले सकते हैं, ताकि कुछ भी ऐसी अनिश्चित सिचुएशन आए तो आपकी फैमिली पे कोई बर्डन ना पड़े। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक पर जाने से पहले बता दें आपका शो अब ट्विटर पर भी मौजूद है। अगर ट्विटर पर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर हैंडल नोट करें MMW_C_Business। ट्विटर से जुड़कर एक्सपर्ट से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, साथ ही शो की लेटेस्ट जानकारियां भी ले सकते हैं। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन और हम चर्चा कर रहे हैं कई निवेश के विकल्पों की। फिलहाल हमने म्यूचुअल फंड्स पर काफी चर्चा की, एक सवाल अब इंश्योरेंस का भी हम शामिल करेंगे। श्रद्धा पाटिल है पुणे से, इन्होंने सवाल भेजा है। बलवंत जी, इन्होंने जैसे मेंशन किया है कि 17 साल के लिए इन्होंने एक पॉलिसी ली थी अपने बच्चे के लिए, LIC चाइल्ड करियर प्लान, जिसका सालाना प्रीमियम करीब 25,000 रुपए था। इस पॉलिसी के बारे में आपसे राय लेना चाहती हैं और साथ ही अगर बच्चे के लिए कुछ प्लानिंग करनी है तो किस तरह से आगे बढ़ें और क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज जो बाजार में अवेलेबल हैं क्या ये एकमात्र विकल्प है या और भी ऑप्शंस हो सकते हैं जो ये अपने बच्चे के लिए निवेश करते समय प्लान कर सकती हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा है जैसे हिंदी में कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं तो न तो आपको इंश्योरेंस मिलता है ना आपका एडिक्वेट इंश्योरेंस होता है। तो इन्होंने जो पॉलिसी खरीदी हुई है वो ट्रेडिशनल प्लान है। जो ट्रेडिशनल प्लान में जो लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स है वो इवन आपका इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते, 5-6% के आसपास रिटर्न्स आते हैं। तो उन्होंने पॉलिसी लेके रखी है, तो उसका क्या करना वो इवेल्युएट करने के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि उसका अभी आज की तारीख में कितना सरेंडर वैल्यू है, भविष्य में कितना प्रीमियम उनको पेमेंट करना है और मैच्योरिटी का कितना पैसा आने वाला है, तो उस पर रिटर्न कैलकुलेट करें। और अगर रिटर्न 8% से ज़्यादा आता है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो उनको वो पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न आपका है कि बच्चे की पढ़ाई वगैरह के या और जो गोल्स वगैरह हैं उसके लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा आपके पास कितना टाइम है। अगर 5 साल से 10 साल के पीरियड का टाइम है तो मैं सजेस्ट करता हूँ नॉर्मली जो बैलेंस फंड में दूसरे क्वेरी के आंसर में बताए हैं। और अगर 10 साल से ऊपर का है तो आप इक्विटी प्लस डेट जो 90-10 का इन्वेस्ट कर सकती है। तो जैसे इक्विटी के लिए मैं जैसे बताया पहले भी वापस मैं रिपीट करूंगा कि जो ICICI प्रूडेंशियल का फोकस्ड ब्लू चिप फंड है और जो फ्रैंकलिन इंडिया का ब्लू चिप है उसमें आप आधा पैसा डाल सकती है। जी, तो यानी अगर आप निवेश करने की सोच रही हैं तो म्यूचुअल फंड से एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और रही बात इंश्योरेंस की, तो आपका खुद का कवर होना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी बच्चों के लिए अगर आप चाहती हैं सुरक्षित भविष्य हो तो माता या पिता का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। थोड़ी और डिटेल्स होती है हमारे पास तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको एक्सपर्ट राय दे पाते हैं। फिलहाल एक और सवाल शामिल करेंगे। शालिनी सिंह का सवाल है, इन्होंने लिखा कि मैं हाउस वाइफ हूँ, 27 इनकी उम्र है और छोटी अवधि के लिए निवेश के विकल्प तलाश रही हैं। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, 2 साल के लिए अगर निवेश करना हो कहाँ निवेश करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ? बलवंत जी। पल्लवी, ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट का जो हॉरिजन है उनका 2 साल का है, तो इक्विटी में तो बिल्कुल एक्सपोजर नहीं ले सकती। FD वगैरह में वो क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशंस होता है तो वो टैक्स ज़्यादा लग जाता है। तो मेरा सुझाव रहेगा या तो वो FMP में डाल सकती है या लिक्विड फंड वगैरह में डाल सकती है। डेट फंड का भी मैं सुझाव नहीं दूंगा क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट की जो रिस्क है वो डेट फंड में रहती है, लिक्विड फंड में वो रिस्क नहीं है। तो जो 2 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन में डाल सकते हो। और अगर पीरियडिकली अगर इनको पैसा डालना है तो RD में भी पैसा डाल सकती है। जी, तो यानी शालिनी आप किस रूट से जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। फिलहाल कुछ बैंकों की ब्याज दरें हमने दिखाने की कोशिश करी है, HDFC और साथ ही ICICI जो प्रमुख बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक है हालांकि 8.75 से लेकर 9% तक आपको ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स का रुख करना चाहती हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसलिए आप कितने समय के लिए अपना पैसा लॉक करना चाहती हैं उस पर जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि कई सारे फंड्स में एग्जिट लोड और कई सारी और भी चीजें होती हैं आपको जो देनी पड़ सकती है। फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल यहाँ पर शामिल कर पाएंगे। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। थैंक यू। तो चलिए अपने व्यूअर्स को बता दें जाते जाते कैसे शो का हिस्सा आपको बनना होगा, कैसे आपको सवाल भेजने हैं। ईमेल आईडी हमारा नोट करें, she@zenetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। साथ ही SMS करने के लिए she हमारा कोड है, उसके आगे अपना नाम लिख के अपना सवाल 57575 पर आप भेज सकती हैं। आपके सवालों को हम अगले हफ्ते के शो में शामिल करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।